लेट्स स्टार्ट बेटा। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कौन कौन से होते हैं बेटा। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है बेटा हमारे पास। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसमें बहुत इजी केस है बेटा। पहला क्या आता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा। और प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम लोग तो हम कहेंगे इट्स नथिंग, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इज known as its प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा। अगर आपके पास कोई अमाइनो एसिड है, कई अमाइनो एसिड्स हैं और उनका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, तो आप उनको बोल सकते हो बेटा कि दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। बस सीक्वेंस होना चाहिए, पर्टिकुलर सीक्वेंस एक अगर कोई फॉलो कर रहा है तो दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा। क्लियर है? सेकेंडरी की बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा। द फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। दो होते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बेटा। क्लियर है केस? अब देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा। तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा। अब मैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि हम किस तरीके से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज अ कॉइल स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स का होता है इस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर होता है बेटा। क्लियर है केस? और इसमें हम क्या करते हैं, सी, मैं दूसरे उससे पेन से शो कर देता हूं इसको, सो एज इट विल बी विजिबल। आपको पता है कोई भी सीक्वेंस है तो पेप्टाइड लिंकेज होंगे, और पेप्टाइड लिंकेज है तो किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ NH, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। इसी तरीके से हो सकता है NH सी डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? सेम अगेन बेटा NH सी डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके जो स्ट्रक्चर बनता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बेटा। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कह देते हैं। अब दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अगर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो इसमें एक आता है पैरेलल, ठीक है बेटा, और दूसरा होता है एंटी पैरेलल। तो प्लीटेड का मतलब होता है जैसे आप चोटी नहीं होती बेटा, चोटी को आप करते हो, बनाते हो, इस तरीके बीटा प्लीटेड। प्लेट का मतलब होता है बनाना बेटा, प्लेट डालना। ठीक है? तो ये होता है पैरेलल। तो पैरेलल में हम शो करेंगे ये आगे। अब इसके पैरेलल एक और चेन आनी चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? ये आगे, ये आगे पैरेलल चेन बेटा। क्लियर है केस? अब देखो, अब आपको ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना ये मॉलिक्यूल याद रखो इस तरीके से, HCONH, यहां पे R, यहां पे H, सॉरी हियर वी हैव NH2, या यू कैन से NH ओवर हियर। ठीक है? फिर आगे क्या है बेटा इसके? फिर से H R, अब देखो इसका NH है तो यहां पे क्या लगा होगा? CO एंड सो ऑन। ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है? अगर सपोज करो इस पे मैं ये R शो कर रहा हूं, CR, ठीक है बेटा, और ऊपर वाले के पे क्या आएगा? CR H। तो यहां पे क्या आएगा बेटा हमारे? C डबल बॉन्ड O, और इस केस में भी क्या आएगा बेटा? वी हैव, अगर इधर हमारे पास आएगा C डबल बॉन्ड O। अब जो C डबल बॉन्ड O है किससे अटैच है बेटा? NH से। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
अब ये सी डबल बॉन्ड और किससे अटैच है बेटा, NH से, नीचे चला गया। अब NH किससे अटैच है, C से, तो R ये आ गया। फिर आपके पास क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O बेटा। ये जो NH है किससे अटैच है, C से बेटा, ये आ गया R H, और फिर क्या आ गया, फिर आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। फिर ये किससे अटैच होगा बेटा, NH से, और ये किससे अटैच होगा, ये भी NH से, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज पैरेलल बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। देखो पैरेलल चल रहा है बेटा केस, जैसे आप ऐसे बना लो एक मॉलिक्यूल तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक होता है इसमें बी, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। अब एंटी पैरेलल की बात करें तो ये पैरेलल था, दोनों सेम आ रही थी। अब एंटी में क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर दो, या केस या गया एंटी पैरेलल बेटा। अब यहां पे क्या होगा, इफ यू आर शोइंग दिस ओवर हियर आर एच, तो इस केस के अंदर अगर मैं शो कर रहा हूं आर एच, तो यहां पे इसके NH3 और यहां पे आप CO शो करोगे बेटा, क्लियर। एंटी पैरेलल लेके जा रहा है ना, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या आएगा यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और इस केस में क्या आएगा NH, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा बेटा, इसका NH है, तो यहां पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, दिस हेयर भी CH था बेटा, तो यहां पे क्या आएगा NH। फिर क्या आएगा यहाँ पे CR H and H। फिर वंस अगेन बेटा वी विल गेट दिस व्हाट वी हैव, इसके बाद क्या लगता है C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी क्या आएगा बेटा NH, एंड देन अगेन वी हैव CR H बेटा, और हेयर वी हैव NH C डबल बॉन्ड O, इस तरीके एंड सो ऑन, दिस स्ट्रक्चर विल गो ऑन। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता रहता है बेटा, क्लियर है केस। तो इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा। अब देखो थर्ड स्ट्रक्चर आता है इसमें, इफ यू टॉक अबाउट थर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर बेटा। टर्शियरी स्ट्रक्चर, if we fold this beta plated and alpha helix structure in 3D arrangements, then that structure is known as tertiary structure। तो क्या बोलते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर कह देते हैं बेटा, क्लियर है। अगर हम इसको रिकॉइल कर देते हैं, जो कॉइलिंग कर रखी थी, अगर उसको बाहर निकालते हैं, फोल्ड्स को खोल देते हैं बेटा, देन वी गेट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बेटा, तो इनके बारे में जनरली नहीं पूछा जाता, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो मेन इंपॉर्टेंट है बेटा दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो ये क्या था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेटा, क्लियर है। अब देखो इस प्रोटीन में एक क्वेश्चन आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है बेटा, डीनेचर्ड, नेचुरेशन लिखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपको बताया अगर कोई भी प्रोटीन है तो दैट हैज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर आप उस प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म कर देते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर, उसको हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इफ द प्रोटीन हैज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट प्रोटीन इज नोन एज नेटिव प्रोटीन। if it has biological activities, ठीक, क्या बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। अगर इसी नेटिव प्रोटीन में कुछ फिजिकल चेंज करके, फिजिकल चेंज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, pH एक्सेट्रा,
कैन डिस्ट्रॉय बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ protein. Physical change such as temperature, pressure, pH, etc. can destroy biological activity of protein, and that protein is known as denatured protein. उसको हम क्या बोलते हैं? denatured protein बेटा. We call it denatured protein. ठीक है, मतलब उस प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी थी वो खत्म हो चुकी है, एंड सच काइंड ऑफ प्रोटीन इज नोन एज denatured protein बेटा. ठीक है, अब डीनेचर्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें बॉइल्ड एग डीनेचर्ड प्रोटीन है बेटा. क्या है? बॉइल्ड एग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब कर्ड जो है बेटा वो भी क्या है? डीनेचर. कर्डिंग ऑफ मिल्क इज ऑल्सो नोन एज डीनेचर्ड प्रोटीन. ये भी डीनेचर्ड प्रोटीन है बेटा. इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, तो नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं. देखो बेटा अब बात करेंगे हम नेक्स्ट. देखो बेटा इसमें आपको एक देखो इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है विटामिन जो है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं. विटामिन में बेटा बस दो चीज याद रख लो. एक वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल. ये दो विटामिन आपको याद रखनी है. The first one is water soluble, the second one is water insoluble vitamins. Water soluble होती है बेटा हमारे पास ADEK, ये वाटर इनसॉल्युबल vitamins है. अगर वाटर इनसॉल्युबल है तो कहां सॉल्युबल होंगी? फैट सॉल्युबल. क्लियर है? बाकी जितने भी विटामिन है बेटा, बी के जितने भी टाइप्स हैं, बी टाइप्स B12, B1, B2, B12, ये सारी जो विटामिन हैं, बी टाइप्स विटामिन, सी विटामिन बेटा जो आपके पास मिलती है एक्सेट्रा, दीज ऑल आर वाटर सॉल्युबल. तो इसका देखो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपको कोई विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ए डी ई के, अगर इनकी कोई टैबलेट खानी हो तो आप उन टैबलेट्स को रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होके यूरिन के थ्रू जल्दी से नहीं निकल पाते हैं बेटा. क्लियर? और जितने भी आपके पास ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनको आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो, खा सकते हो बेटा, क्योंकि वो यूरिन में वाटर में डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे बेटा. क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है इसमें. अब देखो इस चैप्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक बचा हमारे पास किसका? दैट इज न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स. इफ वी टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड ओवर हियर, तो हम क्या कहेंगे? देखो आपको पता है कि जो हम लोग है बेटा, इंसान है जो, ठीक है, अगर उनका कोई ऑफस्प्रिंग होगा, बेबी होगा, वो भी इंसान ही होगा. मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो सेम आएंगे. जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. अगर कोई एनिमल है तो वो एनिमल अपने ऑफस्प्रिंग को बेटा जन्म देगा, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो उसकी अलग होंगी. जैसे बर्ड है तो बर्ड, डॉग है तो डॉग, एलिफेंट है तो एलिफेंट बेटा. इस तरह ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग्स बेटा बनेंगे. ठीक है, प्लांट्स है तो प्लांट से प्लांट्स बनता है.
तो ये क्या होता है, ये सब जो डिसाइड करता है कि किससे क्या बनेगा और उसका नेचर क्या है, दैट इज डिसाइडेड बाय न्यूक्लिक एसिड बेटा। न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल का, वो डिसाइड करता है कि इसकी जो अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है बेटा। ठीक है, तो आप बोलते हो ये जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ट्रांसफर कैरेक्टर टू न्यू वंस बेटा। न्यूक्लियस जो होता है वो कैरेक्टर ट्रांसफर करता है टू न्यू वंस, जो नए जन्म लेने वाले होते हैं बेटा। एंड दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, हेरिडिटी है बेटा। हम बोलते हैं ना कि हेरिडिटी, आजकल बड़ा कॉमन वर्ड है, जैसे शुगर की बीमारी जो है वो हेरिडिटी है। अगर आपको है तो हो सकता है, अगर आपको है तो आपके बच्चों को हो सकती है, अगर आपके पेरेंट्स को तो आपको भी हो सकती है, इफ यू डोंट लुक आफ्टर दैट। अगर आप नहीं देखोगे, उसको ध्यान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली हो सकती है बेटा। क्लियर है, तो हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं उसको। क्या है उसका, हेरिडिटी नेचर है बेटा, कि इस बीमारी का, इस पर्टिकुलर डिजीज का हेरिडिटी नेचर है। कि नेचर क्यों ट्रांसफर करती है, बिकॉज वी एंड आवर पेरेंट्स हैव द सेम न्यूक्लियस। जो सेम न्यूक्लियस है बेटा वो सेम होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर इस हेरिडिटी ट्रांसफर के लिए न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो है बेटा उसके अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ molecules. One is chromosomes and दूसरा nucleic acids. These chromosomes are made up of protein. ये प्रोटीन से बने होते हैं, क्लियर है। एंड न्यूक्लिक एसिड इज फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज RNA एंड DNA। इसमें डिवाइड करते हैं RNA एंड DNA। अब हम क्या करते हैं बेटा, RNA क्या होता है, इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, RNA। इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेटा, इसको बोलते हैं DNA। एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA और RNA के साथ होता है, क्लियर केस। अगर हम इस DNA और RNA की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो क्या होता है बेटा, सेकंड पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA एंड RNA। ठीक है बेटा, अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी, देखो बेटा, इफ डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA एंड RNA वी गेट, क्या मिलेगा हमें, एक मिलेगी पेंटोज शुगर, सेकेंड फॉस्फोरिक एसिड, इसको 1 2 3 लिख देता हूं, 1 2 एंड 3। एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग स्टीरियोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको आप क्या बोलते हो, बेस भी बोलते हो। व्हाट डू यू कॉल इट, बेस आल्सो। क्लियर है, तो अगर आप किसी भी DNA और RNA की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको ये केस मिलेगा। ठीक है, बस DNA और RNA में फर्क कहां पड़ता है, देखो अगर मैं पेंटोज शुगर बनाने की कोशिश करता हूं बेटा तो कुछ इस तरीके से बनती है। देखो ये आ गया OH H OH H OH H एंड H CH2OH। इसको बोलते हैं बीटा डी राइबोज। ये किसके अंदर होता है, RNA के अंदर, बीटा डी
राइबोज। और इसी तरीके से बेटा अगर सेम स्ट्रक्चर में दोबारा से ड्रॉ करूं, बट समथिंग इज मिसिंग ओवर देयर, दैट इज 1 2 OH OH H एंड CH2 OH बेटा। और मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। कैसे नंबरिंग करता हूं, देखो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश बेटा। इसको हम बोलते हैं बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ये डीएनए के अंदर हो, डीएनए की फुल फॉर्म ही है बेटा, और आरएनए की बताइए आपको। तो ये पेंटोज शुगर है जो डीएनए और आरएनए के अंदर अलग अलग होंगी बेटा, इस तरीके से। क्लियर है। अब उसी तरीके से जिस तरीके डीएनए और आरएनए की बात की है बेटा, तो यहां पे जो बेसिस होंगे, मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। देखो अब एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि आरएनए ये है और डीएनए ये है। अब दूसरा पॉइंट देखो, डीएनए के अंदर जनरली अगर बात करते हैं डीएनए के अंदर, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बेस पेयर, 4 टाइप्स ऑफ बेस। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो 4 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एडेनाइन, एडेनिन, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी ग्वानिन, इट इज GUANINE, जी से सी साइटोसिन, सी से एंड डी थायमिन, टी से बेटा। ये बेस पेयर होते हैं। इसी तरीके से आरएनए में भी बेटा क्या होते हैं, वी हैव बेस पेयर, 4 टाइप्स ऑफ बेसिस आर देयर। ठीक है, ए एडेनिन सेम, ए बी ग्वानिन सेम, जी सी cytosine same, and D, here is the difference, here we have thymine and here we have uracil। ये आपको याद रखना है कि आरएनए में जो बेस पेयर होता है 3 तो सेम होते हैं और एक डिफरेंट होता है, एंड दैट इज यूरासिल। एंड और डीएनए में क्या होता है, वो थायमिन। तो ये आपको कैसे याद रखना है कि यूरासिल और थायमिन को केस हम किस तरीके से चेक करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर केस। अब देखो इसी में बात करें हम लोग कि अगर ये कंबाइन करते हैं तीनों चीजें, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक और नाइट्रोजन बेस, ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। देखो बेटा, हम बात करते हैं, अगर मैंने पेंटोज शुगर ले ली, सपोज करो आई एम टेकिंग दिस पेंटोज शुगर ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। हियर इंस्टेड ऑफ OH आई हैव अटैच्ड बेस ओवर हियर, मतलब मैंने कोई बेस लगा दिया, बेस पेयर अटैच कर दिया, कोई बेस पेयर, H OH H OH H H, and here we have CH2 OH, 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash and 5 dash। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। व्हाट वी कॉल इट, न्यूक्लियोसाइड। हियर बेस एंड द शुगर इज अटैच्ड, दिस इज शुगर, पेंटोज शुगर है ना बेटा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ये वाला, दिस होल मॉलिक्यूल इज नोन एज पेंटोज शुगर। क्लियर है, और ये बेस है, और इन दोनों की लिंकेज की वजह से जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा फाइनली, दैट विल बी न्यूक्लियोसाइड बेटा। इफ ऑल द 3 मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस, क्या है बेटा हमारे पास, यहां पे आ गया बेस
here we have H, OH, H, OH, H, H, and just see it, O, P double bond O, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। बेटा अगर हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है बेटा, देखो ध्यान से, जिसमें बेस भी है, ये रहा बेस, और ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, शुगर है, पेंटोज शुगर जिसे आप बोल रहे हो, एंड दिस इज फॉस्फोरिक ग्रुप। ये क्या बेटा, फॉस्फोरिक ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड। तो इन तीनों को कलेक्टिवली वी कॉल देम न्यूक्लियोटाइड। कई बार पूछ लेते हैं बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड बेटा। अब देखो, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दे आर फर्दर कंबाइंड विद द अदर न्यूक्लियोटाइड टू गिव यू लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए और आरएनए बेटा। क्लियर है? तो किस तरीके से कंबाइन करते हैं और किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करते हैं, वो देखो बेटा। यहां पे अगर मैं इस तरीके से कोई दो मॉलिक्यूल ले रहा हूं, यहां पे दिस इज बेस H, OH, H, OH, H, and we have CH2। मैं ऊपर शो कर रहा हूं बेटा इसको, एक ही बात है, ऊपर शो करो या नीचे शो करो, याद आ रहा है। क्लियर केस? ये एक आगे मॉलिक्यूल, प्लस इसमें मैं सेकेंड मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं, देखो कैसे। Here we have base H, OH, H, H and H, and here I have CH2, O, P double bond O, O नेगेटिव एंड O, चलो इधर बॉन्ड मानता हूं ना, सार चॉइस वेयर वी हैव टू मेक दिस बॉन्ड नेगेटिव। क्लियर केस? अब यहां से क्या होता है बेटा, देखो इस केस में सुनो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, आपको सबको बताइए, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। हियर 3 डैश एंड 5 डैश, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कार्बन यहां पे लगा हुआ बेटा, ये कंबाइन करेंगे टू गिव यू फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। क्या देंगे बेटा, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। दे बोथ कंबाइन टू गिव यू फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज बेटा। और देखो कैसे कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा बेटा, यहां पे दिस इज बेस H, OH, H, ये OH हट जाएगा ना यहां से, here we have attachment H, CH2O, P double bond O, O negative, O negative, here you have attachment over here, attachment is through this particular molecule बेटा। देखो किस तरीके से मॉलिक्यूल अटैचमेंट आएगी बेटा, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O CH2। अब ये जो है इस तरीके से लगा हुआ, देखो बेटा O, जो कुछ ऐसे शेप बन गई है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। OH, H, OH, H, H एंड बेस, ठीक है। तो ये केस है, और ये जो लिंकेज है बेटा, दिस लिंकेज इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को हम कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जब पॉलीमरिक कंबाइन करते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं उनके, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज मिलता है बेटा यहां पे। क्लियर है केस? अब देखो बेटा, इसमें हम बात करते हैं
आरएनए के स्ट्रक्चर की, डीएनए के स्ट्रक्चर की, सॉरी, टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो बेटा, let's talk about the structure of DNA of DNA। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बेटा देखो कुछ इस तरीके से होता है, सुनो ध्यान से। डबल पैर ले लो इस तरीके से एंड मेक इट लाइक दिस, ठीक है। और यहां से फिर उठाओ बेटा, और यहां से इस तरीके से कॉइल करते आओ। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा, ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, दिस इफ दिस स्ट्रैंड इज 5 डैश, दिस इज 3 डैश, दिस इज 1 3 डैश एंड दिस इज 5 डैश, एंड दीज, इनको स्ट्रैंड्स बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, स्ट्रैंड्स। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, एंड दीज स्ट्रैंड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, AT G ट्रिपल बॉन्ड C, हो सकता है T डबल बॉन्ड A C बेटा, हो सकता है यहाँ पे A फिर से T आ जाए, तो सीक्वेंस चलता रहता है बेटा इस तरीके से, G ट्रिपल बॉन्ड C A डबल बॉन्ड T, इस तरीके से यू विल हैव अ सीक्वेंस लाइक दिस, A डबल बॉन्ड T G ट्रिपल बॉन्ड C T डबल बॉन्ड A एंड सो ऑन सो ऑन। तो इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा। अब देखो होता क्या है, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ही स्ट्रैंड मिलता है बेटा हमें, और डीएनए में हमें 2 स्ट्रैंड मिलते हैं, ठीक है। आरएनए जो होता है जनरली ये होता है जो बेटा सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, क्लियर है। अब डीएनए केस में क्या होता है, एक स्ट्रैंड तो हमें पेरेंट से मिलता है और एक स्ट्रैंड हमारा खुद डेवलप होता है बॉडी के अंदर बेटा। जो भी नया बेबी होता है बेटा, वो क्या होता है जब स्टार्टिंग में फॉर्मेशन होती है थ्रू क्रोमोसोम्स एंड ऑल, तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंट से मिल गया, एक स्ट्रैंड वो खुद डेवलपमेंट करता है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या सीक्वेंस पूछ ले बेटा, जैसे आपको लिख दे AGTC AAGCTT, इसका बताओ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए को हम एसोसिएट करते हैं T के साथ, G को C के साथ, T को A के साथ, G को C को G के साथ, A को T के साथ, T G को C के साथ बेटा, ठीक है। फिर G फिर A और फिर A, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को डेवलप करते हैं किसी भी केस के अंदर। डन, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। अब देखो डीएनए जो होता है जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर और बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरीके से हमारे पास आरएनए भी बहुत सारे होते हैं बेटा। आरएनए की जो है प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन ज्यादा है, कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज्यादा केस करते हैं बेटा। और हमारे पास बहुत सारे आरएनए होते हैं, जैसे मैसेंजर mRNA, रिबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इन सब का अपना अपना एक फंक्शन होता है बेटा, क्लियर है केस। तो ये आ गया हमारे पास डीएनए और आरएनए का केस। और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर पूरे का पूरा खत्म हो गया, तो हमारा सिलेबस खत्म हो गया बेटा। आप देखो अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप उससे पहले हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से उठा के पढ़ो बेटा। अगर आपको डाउट होता है तो डाउट पूछो रेस्पेक्टिव टीचर से अपने। सेकंड क्या है बेटा कि अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर लोगे तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी पे फॉलो करो। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको अपना सिलेबस फॉलो करना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सिलेबस फॉलो करना है और उनको कंपटीशन के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है बेटा, क्लियर है। तो एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं होती ज्यादा,
जितना आपका सिलेबस में मेंशन किया हो उतना करो और स्मार्टली काम करो, ठीक है। तो टिल देन, अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कब आता है, किसका आता है बेटा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।